नाज़रीन, इस टाइम हालात के हिसाब से दो मेन टॉपिक जो पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, सबसे पहला तो अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल, जिसको पहले इन्होंने वो गलती बनाने की कोशिश की। दूसरा खान पर अटैक पे अगली वीडियो में बात होगी। अरशद शरीफ का जो मर्डर था उसके मुतल्लिक मोस्टली मेरे ख्याल में तो सबको पता है, सहाफ़ियों को, चैनल्स को, लेकिन जिस ज़ालमाना तरीके से तशद्दुद करके उसे कत्ल किया गया, उससे सब लोग डर गए, मुंह कोई नहीं खोल रहा, बोल नहीं रहा। तो ज़ाहिर बात है, फिर मजबूरन जो कुछ मेरे पास क्वालिफाई का नॉलेज था उसके मतलब जो इंक्वायरी थी मेरी, उसको बोलना पड़ा। शायद मेरी उनकी तालीम में थोड़ा सा फ़र्क हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, बस इतनी तालीम है मेरी कि अभी तक इस बात पर यकीन पक्का था कि नीचे से ऊपर कोई नहीं बेच सकता, हमेशा ऊपर से लेने आता है, वो नीचे से लेके जाता है। ज़िंदगी और मौत उस मालिक ने अपने हाथ में रखी है, रिज़्क़ वो भी उसने अपने हाथ में रखा है। और हमारा इतना पक्का यकीन है कि सारी ज़िंदगी मौत से डरते रहते हैं, रिज़्क़ के पीछे भागते हैं और अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे होते हैं। जो करने वाले काम है वो हमारे रह जाते हैं। असल बात पे आते हैं जी। अरशद शरीफ को किन हालात में इधर से निकलना पड़ा, कैसे गया अपनी जान बचा के, कितना प्रेशर था उस पर, जाना क्यों पड़ा, कि पता था कि उसके पास क्या क्या डाटा है। वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ रिलीज़ होने लगी थी जिसका ट्रेलर भी आ गया, जिसमें इस मुल्क में जितनी करप्शन इतने सालों में नवाज शरीफ फैमिली ने की, बमैज़ ज़रदारी अकेली नवाज शरीफ की नहीं थी, ये भी ज़हन में रखिएगा। उन्होंने जितनी करप्शन की इतने सालों में, करप्शन करने के बाद जो कुछ उन्होंने बनाया, जो किया, जो जैसे जैसे जो था, उसको लीक करने के चक्कर में था। अब उसका ट्रेलर आया तो सबकी दौड़ लगी। दुबई भागा, दुबई से अपनी जान बचाता फिरता रहा, इंग्लैंड का वीज़ा नहीं मिला तो सब उधर से कीनिया चला गया। तो उस टाइम सबको ये बताया गया कि कीनिया इमरजेंसी में गया, तो कीनिया का वीज़ा ऑन अराइवल पे एयरपोर्ट पे जाएगा तो विजिट वीज़ा उसे मिल जाएगा। सबसे ईजी था वो उस मुल्क में जाना। हमसे गया, गुजरा मुल्क है भूखा नंगा, और कानून ना होने के बराबर है, वहाँ पे बराए नाम कानून है। हमारी पुलिस, हमारे महकमे तो बकाऊ हैं ही हैं, जो जब कोई उनको देखे तो अपने अच्छे लगने लग जाएंगे हमें। लेकिन वो ऐसे नहीं किया था, उसको स्पॉन्सर किया था बल्कि खुर्रम के भी वकार नहीं, शायद उन्होंने स्पॉन्सर किया उसका वीज़ा, तो उसे वहाँ बुलवाया गया बकौल सबके। उसने भी कहा कि मुझे सलमान इकबाल ने कहा था कि उधर चले जाओ, और वो सलमान इकबाल के तल्लुक़ वाले पे। अब इसमें बहुत सारी कम्प्लिकेशंस आ गई इस केस में, बहुत सारे सवालात उठाए हैं, और जाहिर बात है सवालात करेंगे तो इनसे हम जवाबात लेंगे, और केस मज़ीद गंभीर हुआ जा रहा है। पहले दिन दोनों भाइयों की डिटेल जी, पहले दिन जब इन्होंने कहा कि उसके साथ गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने उस दिन 4 बजे ट्वीट किया था जब इसके मर्डर की इतला मिली कि उसके साथ गाड़ी में 2 बंदे बैठे हुए थे। अब उनका पता तो नहीं था कि बंदे 2 कौन थे, तो मेरे ज़ाती सोर्सेज जो मेरे तल्लुकात जिनसे मुझे पता चला था, तो उस टाइम हर बंदे को था कि आपको कैसे पता चल गया फलां फलां, लेकिन उधर से मुकामी लोगों से जो चीज़ पता चली या उनकी पुलिस उनको पता चली होगी। उसके बाद ये 2 भाई एक्सपोज हुए कि उसके गाड़ी ड्राइव कर रहा था खुर्रम, पीछे बैठा हुआ था वकार। अब इन दोनों भाइयों की डिटेल भी थोड़ी सी देता चलो कि दोनों का ताल्लुक़ MQM से था, और बड़ी देर पहले यहाँ से चले गए। खुर्रम के मुतल्लिक़ था कि यहाँ पे भी कुछ केसेस में मारा मारी की और ठाठैये की कुछ केसेस में इन्वॉल्वमेंट रही उसकी, और अपनी जान बचा के वो बाहर भाग गया। वकार के मुतल्लिक़ भी था कि बाहर ये सोने का, ज़ाहिर बात है उस इलाके में सोने की ड्रिलिंग हो रही है, तो सोने का काम शाम इसका बिज़नेस है। अब खुर्रम ने वहाँ जहाँ पे ये अरशद शरीफ ठहरा था, 3 वहाँ पे फार्म हाउसेस से एक नहीं था, फार्म हाउसेस भी तगड़े। खुर्रम के शूटिंग रेंज है 2 तगड़े लेवल के शूटिंग रेंज आमने, जिस पे वहाँ की पुलिस की ट्रेनिंग भी, वो उनको ऑफिसर्स आते हैं, अपना शौक भी उनको ट्रेनिंग देता है, उसकी फ़ौज के ऑफिसर्स भी फलां, यानी कि उसके लिंक्स कीनिया की हाई अथॉरिटी में, जिसको हम कह सकते हैं जैसे हमारे को एस्टेब्लिशमेंट के लिंक होते हैं, इस तरह के उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक लिंक्स है। अरशद शरीफ वहाँ पे ठहरता है, जाता है, क्या होता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अरशद के पास तमाम डाटा मौजूद था,
ظاہر بات ہے اگر اس نے کہیں آن لائن تو شفٹ کرنا نہیں تھا تاکہ وہ لیک نہ ہو، وہ اپنے پاس ہی کسی نہ کسی طریقے سے سنبھال کے بیٹھا ہوا تھا۔ سی ڈی اس نے وہ ویڈیو میں دے بھی ہوا ہے کسی ادارے کو کہ اس پہ ڈیٹا تھا، سی ڈی یا یو ایس بیز میں یا ڈسپوز اور دوسری ہارڈ میں، پورٹیبل ہارڈ میں، جیسے بھی اس کے پاس ڈیٹا موجود تھا۔ اور اس نے کوئی اتنا سادہ بندہ تو نہیں تھا کہ اسے پتہ نہ ہو کہ ڈیٹا کتنا قیمتی ہے، تو اس نے ڈیٹا ظاہری بات ہے کسی اور بندے کے پاس بھی رکھا ہوگا، اور وہ یا کسی اپنی فیلڈ کے بندے کے پاس، اس کے بعد پھر ہمیشہ بندہ جو ڈیٹا سیو کرتا ہے اپنے سب سے کلوز رشتے کے پاس کرتا ہے جس پہ سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں پہ پہلے دن انہوں نے بتا دیا کہ اس کو غلطی سے گولی لگ گئی، روکا تھا، فلاں تھا، وی8 گاڑی میں تھا۔ وی8 تو ہمارے یہاں پولیس روکنے کی ضرورت نہیں کرتی کسی ناکے پہ، تو کینیا کی پولیس سے بالکل ہی گئی گزری ہے، اس نے وی8 گاڑی کو کہاں سے روک لینا تھا۔ جو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ وی8 گاڑی پہ، جو مجھے بندے نے بتایا وہاں کے مقامی تھے، اب اس کی ظاہر بات ان کی انگلش بھی اتنی ہے کہ گاڑی پہ ایک نشان تھا، لیکن بعد میں اس گاڑی پہ 9 فائروں کے نشانات ملے۔ گاڑی ٹھیک ٹھاک تھی، وہاں سے ڈرائیو کر کے اس گاڑی کو وہ لے گئے۔ وہ نیروبی وہاں سے مگادی میں، جہاں پہ یہ وقوع ہوا تھا، مگادی میں ہی اس کے حکم کے بھی اس کا فارم ہاؤس بھی اور شوٹنگ رینج بھی بہت تگڑے لیول کی شوٹنگ رینج ہے۔ مگادی سے تقریباً 80 کلومیٹر کا ڈسٹنس، 80 سے زیادہ ہے آئی تھنک سو، نیروبی کا۔ مگادی سے نکلے میں جہاں سے وقوع اس کا ہوا وہ کوئی 75 کلومیٹر وہ بھی ڈسٹنس ہے نیروبی کا وہاں سے۔ اب اگر گاڑی کو وہاں پر فائر لگ گیا، اس کا ٹائر وہاں پہ فائر سے برسٹ ہو گیا، تو وہ 75 کلومیٹر گاڑی ڈرائیو ہو کے نیروبی تک پہنچی، تو اس کا ٹائر ریم کے اوپر رہا کیسے؟ وہ پھٹ کے کٹ کے اتر کیوں نہیں گیا؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات تھی۔ دوسری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے ٹائر میں جو فائر ہے وہ نیروبی جا کے ہی لگا ہوگا۔ بڑی سادہ سی چیز ہے۔ ڈیڈ باڈی اس کی ہاسپٹل شفٹ کی گئی، اس کو غسل دیا گیا۔ وہاں پہ مسلمان جو تھے انہوں نے غسل دیا، بعد میں آ کے وہ سفارت خانے نے بھیجا تھا۔ ظاہر بات ہے مسلمان جو بھی ہے پاکستانی، وہاں پہ ان کا سفارت خانے سے لنک تو تھا۔ میرے 2 بھائیوں کی طرح بھائی چھوٹے، عمیر، عزیر، انہوں نے غسل دیا، اور ایک دوست میرا حمیج عاطف، وہ بھی فیصل آباد سے، اور ایک بڑے بھائی ثاقب بھائی بھی موجود تھے، یعنی کہ ان چاروں نے غسل دیا۔ ظاہری بات ہے جب انہوں نے غسل دیا تو وہ سارے ہاتھ اس کے دیکھے ہوں گے، ناخن اس کے کھنچے ہوئے، پسلیاں ٹوٹی، کلائی پہ بھی ہڈی ٹوٹی، ٹانگ کی ہڈی پہ بھی زخم، وہ سب کچھ جو غسل دے رہا اس نے تو سب کچھ دیکھ لیا نا، اس سے کوئی پردہ نہیں رہ گیا، وہ سب کچھ ان کو تو واضح اسی ٹائم ہو گیا ہوگا۔ اور دوسرا عزیر کے لیے جس طرح کچھ مذہبی تنظیمی کہ ہمارا آدمی ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ، کہ ہم ہی کام آئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ عزیر کی سادہ سی بتا دوں کہ بچپن سے ہی ایسا ہے، اس کی عادت ہے اس کے گھر کے کام رہ جائے راہ چلتے کسی کا کام نہ رہے۔ ہر بچے کی خوبی ہوتی ہے نا، وہ ہر کسی کے کام آنے والا ہے۔ یہ تو پردیس میں ایک پاکستانی تھا، صحافی تھا، ایک بڑا نام تھا، اور کوشش کر رہا تھا ایک پازیٹیو کے لیے۔ تو عزیر کے متعلق یا عمیر کے، وہ تو کہیں دور بھی ہوتے نا، تو اسے کو 200 کلومیٹر سفر کر کے پہنچنا پڑتا اس کا غسل دینے کے لیے، پلے سے پیسے لگا کے اس نے اپنا کام چھوڑ کے چلے جانا تھا۔ وہ اس کی عادت ہی بچپن سے ہی ایسا ہے، کیونکہ جو میرے ہاتھوں میں کھیلا اس کا تو مجھے کوئی یہ نہیں کہ کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس نے غسل دیا، سب کچھ دیکھا۔ ڈیڈ باڈی پاکستان آ گئی۔ ڈیڈ باڈی پاکستان آتی ہے، ایئرپورٹ سے ریسیو کی جاتی ہے، ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم ڈاکٹر کرتے ہیں۔ فیملی نے آ کے جس کا کہا کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، خیر اس ٹائم والدہ بھی اس کی ہاسپٹل پہنچی کہ یہ ڈاکٹر چاہیے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، جو ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کر رہے تھے، ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو تھا وہ انہوں نے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ آرتھوپیڈک سرجن آ گیا، ڈینٹسٹ آ گیا، تو نیرو والا جو بھی ان کو چاہیے، تو کوئی 6-7 ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ انہوں نے ساتھ اٹیچ کر دیے۔ پوسٹ مارٹم ہوا، اس کی باڈی کے سیمپلز دیے گئے تاکہ وہ سیمپلز بھیج کے ان کی لیبارٹری سے مزید تحقیق ہو سکے کہ اس میں کیا ہوا۔ وہاں پہ ہاسپٹل کے عملے کے مطابق ایک چھوٹی سی چیز جو ابھی اس کی کنفرمیشن، تو چھوٹا اسٹاف سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، یہ ڈاکٹر نے جو لیک کی کسی صحافی کو بتائی، وہ باہر آئی بات، لیکن اس صحافی نے منہ کھولنے سے وہ ڈر گیا کہ اس کی فیملی میں سے اس کے جو ایکٹیو تھا، جو زیادہ تھا، اس کی سب سے چھوٹی بیوی۔ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ارشد شریف کی ایک بیوی نہیں تھی، ارشد شریف کی 3 شادیاں ہوئی۔
جو मालूमात में है कि पहली बीवी में से उसकी औलाद नहीं थी, दूसरी बीवी सुमैया वो भाभी हम सब अल्लाह ताला उसके दुख कम करके उसके बच्चे भी सारे उसी के हैं। सुमैया जिसके बेटे जो आपने सारे वो मीडिया पे देखे हैं वो उसी के बेटे हैं। और तीसरी शादी जो उसकी फ्रेश हुई थी कुछ अर्सा पहले, जुवेरिया सिद्दीकी, जो कि आपको मुसलसल मीडिया पे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे मुसलसल एक्टिव नज़र आ रही हैं अरशद शरीफ के कत्ल से को 3-4 दिन बाद से, उनकी तीसरी बीवी है और बज़ाते खुद सहाफ़ी हैं, किसी अखबार छोटे मोटे में लिखती भी रही हैं। वो जुवेरिया एज में यंग है। अब वो भी हॉस्पिटल पहुंची तो बकौल हॉस्पिटल के स्टाफ के, अब ये नहीं सच है ये नहीं है, ये उस सहाफ़ी को उन्होंने सच बताया नहीं बताया कि उन्होंने अरशद के ज़ख्म दिखाए थे कि उसके नाखून जिंदा के खींचे हुए थे। डॉक्टर ने उसको एनालिसिस करके बता दिया कि ये नाखून जिंदा के खींचे के मरने के बाद खींचे। डॉक्टर के मुताबिक कि कम से कम 3 घंटे पहले उसके जिंदा के नाखून खींचे गए। अब नाखून खींचने का मकसद ये यानी कि पसलियाँ उसकी टूटी का बता दिया कि जिंदा की टूटी हड्डियाँ ये। अब वो समझ आ गया कि अरशद शरीफ को टॉर्चर किया गया। अब टॉर्चर उसने कौन सा किसी की कुड़ी को छेड़ा था जिसको गुस्सा था या किसी की बेटी के साथ पकड़ा गया था। टॉर्चर करने का मकसद तो एक ही था ना कि उससे वो डाटा तमाम वापस लेना जो उसके पास मौजूद था, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस रहे थे। और वो मगरमच्छ तमाम मिलके इस टाइम अवाम की सोच का, अवाम के शकूक व शुबहात का रुख आर्मी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज ने सब कुछ किया। एक चीज़ तो वाज़ेह कर देता हूँ, हमारी कौम को आज तक फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के फ़र्क का ही नहीं पता चला। फ़ौज और चीज़ है, इस्टेब्लिशमेंट और चीज़ है। 6.5 लाख शेर हैं वहाँ पे। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे ठीक होंगे, हम ही लोगों में से जितनी हमारी करतूतें अच्छी हैं, हमारे भाई बेटे बड़े वहाँ पे जगह हम में से निकल के जाएंगे, हमारी करतूतों का कुछ ना कुछ तो अक्स वहाँ पे भी नज़र आएगा ना। तो अगर 6 लाख में से कोई फिंगर टिप से उंगलियों पे गिने जाने वाले 2, 4, 6 गलत भी निकल आए तो 6 लाख फ़ौज ना तो गद्दार होगी, ना चोर होगी, ना 2 नंबर होगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। मैं किसी के किरदार का गवाह तो नहीं हूँ, लेकिन फ़ौज का किरदार आज तक हमारे सामने रहा है कि इस मुल्क के लिए कितने शहीद हैं, हज़ारों के हिसाब से। और फ़ौज में बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की निस्बत आज तक सज़ाएँ भी फ़ौज में ज़्यादा मिली हैं। कोर्ट मार्शल्स हुए, कैद हुई ऑफिसर्स को, उन्होंने जेलें काटी, ये सब कुछ फ़ौज में बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का निज़ाम दूसरे तमाम महकमा जात से ज़्यादा था। ये चीज़ वाज़ेह कि वहाँ इतनी आसानी से कोई बंदा वो उल्टी हरकत नहीं कर सकता था, पकड़े जाने का डर रहता था। इंटेलिजेंस नेटवर्क जो फ़ौज के अंदर मौजूद होता है फ़ौज का, वो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर देता था और वो बंदा पकड़ा जाता था। अब जो दूसरी चीज़ पे एस्टेब्लिशमेंट, अब एस्टेब्लिशमेंट बेसिक होती क्या है? उस मुल्क की वो क्रीम जो उस मुल्क को चला रही है, उसमें फ़ौज का अंसर इन्वॉल्व होता है। वो चंद एक उसके बड़े ऑफिसर्स या बड़े ऑफिसर्स में से चंद एक लोग जो अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हैं। फिर बिजनेस टाइकॉन्स, मलक रियाज टाइप या ये जिसको आज उन्होंने बनाया है वो डैडी टाइप, जिनके बिजनेस से इंटरेस्ट है और मुल्क की इकॉनमी को अपने हिसाब से खेल रहे होते हैं उसको चलाने के लिए। फिर ये CSS ऑफिसर, ये होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हजरात और फलां ये सब उसका हिस्सा होते हैं जिनके अपने मफादात होते हैं। अब जिस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है, उसके ये ऑफिसर्स, ये सिविल सर्वेंट्स, उसके बड़े बिजनेसमैन, उसके बिजनेस टाइकॉन्स जो हैं वो, और उसके फ़ौज के बड़े ऑफिसर्स, जब वो मुल्क के साथ सके होंगे तो मुल्क ऊपर जाएगा। हर मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के सर पे चल रहा होता है। ये कोई पाकिस्तान को दुनिया में नौका नहीं है कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में से कहीं ज़्यादा है, हमारे मुल्क में अलग बात है। अब हम उन बिजनेस टाइकॉन्स की या वो सिविल सर्वेंट्स की या चंद एक फ़ौज के ऑफिसर्स की वो उनकी गलती या उनकी कुछ बेकरतूती को सारी फ़ौज पे डालकर फ़ौज पे भौंकना शुरू कर दें तो यही वही फ़ौज है जिसके रोज़ाना जनाजे उठते हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त सी चीज़ है। अब फ़ौज पे भौंकेंगे, ज़ाहिर बात है जिस माँ का बेटा इस धरती के लिए कुर्बान हुआ, उसने कुछ 30-40 हज़ार तनख्वाह के लिए तो बेटा कुर्बान नहीं किया ना। इतना तो कहीं क्लर्क लगा होता, उससे अच्छा कमा लेता वो। इससे ज़्यादा तो क्लर्क की हफ्ते की रिश्वत होती है, छोटे से छोटे क्लर्क की भी। लेकिन उस माँ का, उस बहन का या उसके बच्चों का दुख, उसकी बीवी का जिनका वो शहीद हुआ होगा, उनके दुख को भी समझिएगा कि हमारे कुछ जुमले जो हैं जब फ़ौज के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं तो वो तकलीफ़ दे उनके लिए होते हैं।
تو یہ چیز آپ کے لیے میں نے تھوڑی سی کلیئر کرنی تھی. اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے فرق کو سمجھے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو فوج کے ساتھ اٹیچ نہ کریں. ہاں اس میں فوج کا کردار موجود لازمی ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. انٹیلیجنس کے بڑے آفیسر یا فوج کے چاندے کو بڑے آفیسر جن انوالومنٹ ہوتی ہے، لیکن ساری فوج نہیں ہوتی ہے. اب ان میں سے اگر کوئی اتنے آفیسرز میں سے 1-2 غلط نکل آئے تو 6 لاکھ شیر کتے نہ بنائیں. یہ اتنی بڑی زیادتی اپنی دھرتی، اپنے ملک، اپنی قوم کے ساتھ نہ کریں، اپنی فوج کے ساتھ نہ کریں جنہوں نے آپ کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں. اس کو کلیئر کر دیجیے گا بات کو ذہن میں.